राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा। राज्य सरकार उसको मालिकाना हक प्रदान करेगी। अब अगर उसकी जमीन से कोई सड़क निकल रही है और उसका मकान प्रभावित हो रहा है तो शहर की भांति ही उसके मकान का भी आकलन होगा और उसको मुआवजा राशि उसी हिसाब से मिलेगी। अब यह मकान की जो संपत्ति है, ये संपत्ति बैंक में भी गिरवी रखी जा सकेगी। अगर कोई परिवार अपने बाल बच्चों को आगे काम शुरू कराना चाहता है, उसके लिए वो ऋण लेना चाहता है, तो यह संपत्ति उसके काम भी आएगी। यह एक बड़ी योजना भारत सरकार ने इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रारंभ की है। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, मनरेगा, यह तो सच है कि आप सबके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। फिर यह भी बात कही जाती है कि कुछ लोग कहते थे कि मनरेगा गड्ढों वाली योजना है। तो आप भी इस बात को अच्छे से जानते हो, हम भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि भाई जब तक आपकी सरकार थी तब तक निश्चित रूप से उसमें गड्ढा खोदने का ही काम होता था। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता भी और गर्व भी है। शुरुआत आपने की, लेकिन उस योजना को परिमार्जित हमने किया और आज मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि मनरेगा के अंतर्गत बनने वाली लाखों जो संरचनाएं हैं उनको जियोटैग करने का काम किया। मनरेगा के मजदूर को उसके अकाउंट में पैसा जाए मजदूरी केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित किया और मनरेगा बहुआयामी बने, बहुउपयोगी बने। मनरेगा सिर्फ लोगों को अकेला रोजगार देने का ही काम ना आए, रोजगार तो व्यक्ति को मिले ही, लेकिन ऐसी संरचना बने, किसी गरीब आदमी के यहाँ कैटल शेड बन जाए तो पशुपालन के लिए उसको काम आएगा, उसकी ताकत बढ़ेगी। छोटा मोटा गांव में तालाब बन जाए तो जल रुकेगा, उससे जल का संवर्धन होगा। तो मनरेगा को हम लोगों ने परिमार्जित किया, मनरेगा में निरंतर पैसे को बढ़ाया और जब पिछले बार कोविड का संकट आया तो 61,000 करोड़ का बजट था, उस बजट को बढ़ाकर 1,11,500 करोड़ रुपया देना सुनिश्चित किया। तो मनरेगा के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला। 324 लाख करोड़ मानव दिवस सृजित हुए और मनरेगा के माध्यम से निश्चित रूप से जो ठीक उपयोग किया जा सकता था वो करने का प्रयास भारत सरकार ने किया। अभी माइग्रेंट लेबर की भी बात आई तो मनरेगा ने भी यह सुनिश्चित किया कि माइग्रेंट लेबर को रोजगार मिले और फिर प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी संचालित किया। इस अभियान के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और इसके माध्यम से भी बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर खुले और लोगों को रोजगार मिला। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि देश में चाहे बड़ी सड़क बने, चाहे चतुर्भुज योजना बने और चाहे छोटे से छोटे गांव में गांव का व्यक्ति भी डामरीकृत सड़क को जोड़ पाए, उसका उपयोग कर पाए, यह कल्पना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो रोड मैप बनाया था कि 6 लाख गांव को, 1,80,000 बसाहटों को 2007 तक डामरीकृत सड़क से जोड़ दिया जाएगा, वह काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि अटल जी की सरकार बीच में चली गई। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि बीच के कालखंड की जो स्थिति रही वो अलग है। आज फिर उस काम को प्रारंभ किया है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज पूर्णता की ओर है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूसरा कार्यकाल प्रारंभ किया
तो 80,250 करोड़ रुपए की लागत से 1,25,000 किलोमीटर सड़क थर्ड फेज के अंतर्गत बनाई जाएगी। यह भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया, बनाई जाएगी, जिसमें 42,000 किलोमीटर जो है स्वीकृत हो गई है। बहुत सारी जगह उसके शिलान्यास, भूमि पूजन भी सांसद लोग कर रहे हैं। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र में हम जानते हैं कि आजीविका की बड़ी आवश्यकता है। 66 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को शक्ति संपन्न बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक उनको बैंक से जो ऋण का लिंकेज हुआ है वो लगभग 3 लाख करोड़ का है। उनका एनपीए जो कभी 2014 से पहले 23% हुआ करता था, आज हम लोगों ने परिमार्जित करके 2% तक उसको लेकर आए। और आप सब देखेंगे कि जब कोविड का संकट आया तो शहर में तो जागरूक थे, पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन गांव में भी ग्राम पंचायत का सचिव, रोजगार सहायक, आशा वर्कर और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने कोविड प्रोटोकॉल का 100% पालन करने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। चाहे वो मास्क बनाने का मामला हो, सैनिटाइजर बनाने का मामला हो, उन सब ने देश के उस कालखंड के दौरान जो अपनी भूमिका थी, उस भूमिका का निर्वाह करने की पूरी एक सफलतम कोशिश की है। मैं सदन के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप की सभी बहनों को बधाई भी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में गरीब आदमी के जीवन स्तर में बदलाव आए, इस बात का सद प्रयत्न और संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी का रहा। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को दोबारा से परिमार्जित करके बनाया गया, आकार बढ़ाया गया, पैसा बढ़ाया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं कि हम आवास दे रहे हैं, इसका कोई यश प्राप्त किया जाए। गांव में रहने वाले व्यक्ति का जीवन सुगम हो, उसका जीवन यशस्वी हो, वह सही प्रकार से अपने परिवार के साथ रह पाए, इसलिए उसको आवास भी दिया। 8 करोड़ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस भी उसको उपलब्ध कराया, हर घर में शौचालय की उपलब्धता कराई, सौभाग्य योजना के अंतर्गत उसको बिजली की उपलब्धता कराई, उस घर में रसोई की उपलब्धता कराई। और आज हम ये कह सकते हैं कि इन सब गरीब हितैषी योजनाओं के कारण गांव में निवास करने वाले व्यक्ति के जीवन स्तर में बदलाव आया है। यह निश्चित रूप से एक योजनाबद्ध आमूलचूल परिवर्तन है। और मैं यह मानता हूं कि सरकार कोई भी हो, लेकिन सरकार का धर्म यही है कि देश में रहने वाले गांव गरीब किसान के जीवन स्तर में बदलाव आए, गांव में अधोसंरचना विकसित हो और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति के जीवन स्तर में बदलाव आए, यह सुनिश्चित करने का हम लोगों ने प्रयत्न किया है। कृषि का क्षेत्र हम सब जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, उनके बहुत आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन लगातार इस दिशा में आशातीत वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने लोगों को आह्वान किया, सरकारों को निर्देश दिया कि भाई एक कालखंड था जब हमारे पास खाद्यान्न का अभाव था, तब सरकारों ने विचार उत्पादन केंद्रित किया, लेकिन आज हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं, तो हमको किसान के बारे में अगर विचार करना है तो आय केंद्रित विचार करना चाहिए। और इसलिए किसान की आमदनी दोगुनी हो तो उसमें पीएम किसान योजना के माध्यम से 6,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन सरकार ने भी दिया। और आज हम ये कह सकते हैं कि 10 करोड़ 75 लाख किसानों को 1,15,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजने का काम किया है। लेकिन साथ ही साथ
जब किसान की आमदनी दोगुनी करना है तो एक तरफ से काम करेंगे तो नहीं चलेगा। किसान की उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, उत्पादकता बढ़ना चाहिए, उत्पादकता के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए, सिंचाई के साधन बढ़ने चाहिए, लोगों को सूक्ष्म सिंचाई की ओर जाना चाहिए, फर्टिलाइजर की बीज की उपलब्धता समय पर होनी चाहिए। जी मैंने इस साल के बजट में पढ़ा है गौर से, उसने 10,000 रुपया पीएम किसान में कम किया है, तो 10,000 करोड़। तो कृपा करके जरा उसमें वित्त मंत्री से बात करके इसमें आज के समय में जब इतने बड़ा उत्पादन हो रहा है इसको कम करना उचित है। आनंद जी ने बिल्कुल वाजिब बात की ओर ध्यान दिलाया है, लेकिन मैं उनको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब पीएम किसान योजना का सृजन हुआ उस समय एक अनुमान लगाया क्या कि देश में 14.5 करोड़ किसान होंगे। तो 14.5 करोड़ किसानों के हिसाब से 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अभी लगातार कोशिश करने के बाद भी 10 करोड़ 75 लाख किसान ही रजिस्टर्ड हो पाए। केंद्र सरकार लगातार इस बात की कोशिश में लगी हुई है कि जो बचे हुए लोग हैं वो भी रजिस्टर्ड हो जाएं। अभी पश्चिम बंगाल जैसे राज्य है उन्हें अभी ज्वाइन नहीं किया था, वो आ जाएंगे तो 70 लाख उनके ही हो जाएंगे। तो चूंकि आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में हमारा काम इसमें चल रहा था 65,000 करोड़ रुपए में, और इस समय जो आप तो वर्षों मंत्री रहे हैं तो आपको मालूम है कि जो बजट की व्यवस्था थी तो थोड़ी उसमें दिक्कत भी थी, तो इसलिए वहां 75 हटा के 10,000 कम किया है। लेकिन जिस प्रकार से आप देखते हैं कि हम मनरेगा में बजट 38,000 करोड़ का होता है, खर्च 49,000 करोड़ का होता है, तो अगले बार फिर 49 हो जाता है, फिर अगले बार जो खर्चा 59,000 करोड़ हो जाता है। इसी प्रकार से आज भी अगर हम देखेंगे 61 की जगह 1,11,000 करोड़ किया। जैसे रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा, मैं आपके माध्यम से सदन को भी और किसानों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मंत्री महोदय, आपको कंक्लूड करने की ओर जाना पड़ेगा। जी ठीक है। Please concludes and we will reduce it from our other speakers. ठीक है। दूसरा, माननीय सभापति जी, हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि यूरिया की किल्लत किसानी के समय हमेशा होती थी। आप भी नीम कोटिंग करना चाहते थे लेकिन उस समय नहीं हो पाया, लेकिन नीम कोटिंग किया, उसके कारण फर्टिलाइजर की उपलब्धता बढ़ी, सूक्ष्म सिंचाई की दृष्टि से रकबा बढ़ा। देश में 86% छोटा किसान है। छोटे किसान का रकबा छोटा है, उसके पास निवेश करने के लिए साधन नहीं है। अगर कोई रिस्क लेकर वो महंगी फसल की तरफ जाए तो मार्केट का लिंक उसके पास नहीं है, और वो 86% किसान वस्तुस्थिति है कि एमएसपी का भी लाभ नहीं उठा पाता है। और इसलिए सरकार ने ये कोशिश की कि हम 10,000 नए एफपीओ बनाएंगे, और 10,000 नए एफपीओ को हम 6,850 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। 5 साल में उनको स्ट्रेंथन करेंगे। छोटे छोटे किसान 300 की 500 की संख्या में मिलकर एक एफपीओ के साथ जुड़े तो उनका रकबा भी बढ़ेगा, उनका उत्पादन भी बढ़ेगा, वो टेक्नोलॉजी से भी जुड़ सकेंगे, और उनके उत्पादन का वॉल्यूम भी ज्यादा होगा तो वो अपने उत्पादन का वाजिब मूल्य के लिए बार्गेनिंग भी कर सकेंगे। इसलिए एफपीओ का एक बड़ा संसार खड़ा करने का काम इस देश में हम लोग कृषि के क्षेत्र में आरंभ कर रहे हैं। आप सब ने यह भी ध्यान दिया होगा कि एक तरफ किसान को एमएसपी लागत पर 50% मुनाफा जोड़ के
दिया जाना शुरू हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी खेती के क्षेत्र में आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत दिया गया। सिर्फ खेती के लिए नहीं, फिशरीज के लिए 20,000 करोड़ रुपया, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़ रुपया, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपया, फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपया। ऐसे ये कोशिश की गई है कि खेती में जो निवेश की जरूरत है वह निवेश खेती तक पहुंचे। हम सब गांव के रहने वाले लोग हैं। आज वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज कोई भी संरचना दिखाई देती है तो वो जिला स्थान या बड़ी मंडी के आसपास दिखाई देती है। कोई भी 80 किलोमीटर दूर रहने वाला किसान अपने उत्पादन को 80 किलोमीटर लेकर आके वेयर हाउस में रखे और 2 महीने तक वो फसल को रोके, ये उसकी हैसियत नहीं है। ये जितनी भी संरचनाएं बनी है, इन संरचनाओं का उपयोग किसानों के लिए नहीं हो पाता, क्योंकि लगभग ये संरचनाएं व्यापारियों के लिए है या सरकारी गोदाम। किसान वेयर हाउस का उपयोग कर सके, किसान कोल्ड स्टोरेज का उपयोग कर सके, इस दृष्टि से ये इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे तक पहुंचे और इस गैप को भरा जा सके, और इसके माध्यम से सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों के जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आए। हम सब जानते हैं कि फल हो, तरकारी हो, ये कुछ फसलें ऐसी हैं जल्दी नष्ट हो जाती हैं और इनको उपयुक्त बाजार नहीं मिल पाता। कौन सोच सकता था कि रेल से फल और सब्जी जाना शुरू हो जाएगी। 100 किसान रेल प्रारंभ की गई है, जो एक तौर से चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है। रोज जा रही हैं, आ रही हैं, और किसान का जो उत्पादन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर किसान को उचित मूल्य दिलाने में मदद कर रहा है। किसान उड़ान योजना के अंतर्गत आज त्रिपुरा का पाइनएप्पल दूसरे देशों में भी जाकर अच्छी कीमत प्राप्त कर रहा है, जिसका फायदा निश्चित रूप से किसान लोगों को हो रहा है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। Honorable Minister, I just want to bring to your notice that your assigned time is over, but you can take time as per the other. पाँच मिनट में खत्म करता हूं। दूसरा आमतौर पर हम जानते हैं कि किसान गांव में रहता है, गरीब है, तो किसान को बुढ़ापे में सहारा मिल जाए, इसलिए किसान पेंशन योजना, किसान मानधन योजना, जिसमें 21 लाख किसान जुड़ चुके हैं 60 वर्ष की आयु के बाद, उनको 3,000 रुपया मासिक पेंशन मिलेगी। यह सुविधा भी सरकार की तरफ से आरंभ की गई। आपदा के समय यह नियम रहता था कि 50% से अधिक अगर लोग आपदा से प्रभावित होंगे तो ही सरकारी मदद उन्हें मिलेगी। इसको घटाकर 33% किया। इसका भी फायदा निश्चित रूप से किसान को और किसानी को मिलने वाला है। अब मैं एक जिक्र करके अपनी बात को पूरा समाप्त करूंगा। सामान्य तौर पर 3 कृषि सुधार कानूनों की बात इस समय ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रतिपक्ष के सभी मेंबर्स को भी। उन सब ने किसान आंदोलन पर भी चिंता की। किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। लेकिन मैं आजाद साहब और आनंद भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। और जब प्रतिपक्ष के मेंबर्स ने भी, दीपेंद्र भाई आपका भी भाषण मैंने सुना, तो मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे, और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात
की और करना भी चाहिए उन्हें, लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। No, please, no interference. मैं सर आपके सामने ही बैठा हुआ था। दूसरा, मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोगों ने ट्रेड एक्ट बनाया। ट्रेड एक्ट में यह प्रावधान किया कि एपीएमसी के बाहर जो एरिया होगा वो ट्रेड एरिया होगा। वो किसान का घर भी हो सकता है, वो किसान का वेयर हाउस भी हो सकता है, उसका खेत भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान के लिए किसी भी कीमत पर किसान वहां से अपने उत्पादन को बेच सकने के लिए स्वतंत्र है। यह हमारा एक्ट इजाजत देता है। एपीएमसी के बाहर अगर कोई ट्रेड होगा तो उस पर किसी भी प्रकार का ना तो राज्य का टैक्स लगेगा ना केंद्र का टैक्स लगेगा। अब एपीएमसी के भीतर राज्य सरकार का टैक्स है, एपीएमसी के बाहर केंद्र सरकार का एक्ट है। केंद्र सरकार का एक्ट टैक्स को खत्म करता है और राज्य सरकार का जो एक्ट है वो टैक्स देने के लिए बाध्य करता है। तो मैं आपके माध्यम से किसानों को भी पूछना चाहता हूं और विशेष रूप से पंजाब के किसानों को भी पूछना चाहता हूं। उनके यहां थोड़ी परिस्थितियां अलग हैं, आड़तिया का कमीशन अलग है, बाकी सब चीजें अलग हैं, लेकिन हमने टैक्स को फ्री किया और राज्य सरकार टैक्स ले रही है। तो जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। लेकिन देश में उल्टी गंगा बह रही है। और मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से किसान बंधुओं को भी कहना चाहता हूं, प्रतिपक्ष के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है। एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहां गलती है, विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है, लेकिन किसान आंदोलन पर है। पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग। एक ही राज्य का मसला है। Please don't interfere. Let him speak. Please don't. We are very short on time. सभापति महोदय, किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी, खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। और इसलिए मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कौन सा प्रावधान है जो प्रावधान किसी भी व्यापारी को उस किसान की जमीन छीनने की इजाजत देता है? लेकिन लोगों को भड़काया जा रहा है, जमीन चली जाएगी। No, please, no comments from either side.
No comments, please. Let the honorable minister speak. जहां पर भी एक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य से फसल का मूल्य बढ़ेगा सीजन पर तो उसका बोनस के रूप में हिस्सा किसान को मिलेगा, यह प्रावधान किया गया है। और किसान इस एक्ट से कभी भी बाहर हो सकता है, व्यापारी कभी भी बिना पैसे दिए इस एक्ट से बाहर नहीं हो सकता। और मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पंजाब सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए, हरियाणा सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए, और वो तो हुड्डा जी के समय पारित हुआ था। और आज अरे प्लीज, excuse me, please, he is not yielding. He is not yielding, so please. दीपेंद्र भाई, दीपेंद्र भाई प्लीज, अरे मुझे स्पष्ट तो करने दीजिए। You still have a member, you can speak, he can reply later. आपका नहीं लिया मैंने। माननीय सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन राज्यों के अभी लगभग 20-22 राज्य ऐसे हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने के लिए नया एक्ट बनाया है या उन्होंने एपीएमसी में शामिल किया है। नहीं We are already very tight on time. दीपेंद्र भाई, And let him finish. You still have a member to speak. He can reply in that. Honorable Minister, please continue. Honorable Minister, please continue. रूल 6 में एपीएमसी में अमेंडमेंट हुआ हरियाणा में, मगर उसके साथ-साथ ये प्रावधान बना कि अगर एमएसपी से नीचे कोई प्राइवेट कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में खरीद सकती है तो कानूनी कार्रवाई और सजा होगी। आप सजा का प्रावधान करें। ठीक है देवेंद्र भाई, आपकी बात आ गई, लेकिन मैं कुल देखिए दीपेंद्र जी सवाल इसका नहीं है कि उस एक्ट में क्या लिखा है, सवाल इसका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है या नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कब बना, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा। ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में है और ये पंजाब सरकार के एक्ट में है, और जो भारत सरकार ने एक्ट बनाया है उसमें किसान कभी भी बाहर हो सकता है। देखिए दीपेंद्र जी मैं ये एक्ट बता सकता हूं आपको, पंजाब सरकार का एक्ट बता सकता हूं। पंजाब सरकार के एक्ट किसान को जेल जाने का प्रावधान है, और अगर वो नहीं देगा तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। लेकिन भारत सरकार का एक्ट, हरियाणा की बात कर रहे हैं कि किसी और एक्ट की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैंने कहा पंजाब। सॉरी, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो ये कंफ्यूज होकर बोल रहे हैं। ऐसे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कमेटी की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा था एपीएमसी को समाप्त करो, उस बात को अगर So, Honorable Minister, हुड्डा जी अब एक बार दीपेंद्र जी yes, sir. Any reference has to be made to a person और स्टेट or a state, Under which and the individual rule? person Under which rule is are not you present putting up here. the point of order? And about a report, Sarvati, under which? it is neither an official report nor a government report. So those Under which references must be- rule, Sharmaji, are you making the point of order? दीपेंद्र जी Isn't given the दीपेंद्र जी rule. प्लीज, दीपेंद्र जी प्लीज।
के कारण आए। कान खोलकर सुन लो, ये हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट के कारण आए। और अब जब दोबारा से कृषि पर बहस हो, जब कृषि पर बहस हो, तब आप पढ़ के आना और बहस करना, मैं जवाब दूंगा आपको। Bhupendra Yadav ji has a point of order. Please say under which rule. And Madam, माननीय सभापति महोदय, Bhupendra Rule Yadav ji. 238, Rule 9 shall not obstruct proceeding, his or interrupt and avoid making running commentaries with speeches are being made in the council. उनको जरा restrict करिए। The honourable members, please realize we are very short on time. And let the सभापति honourable महोदय, मैं minister 2 मिनट finish में his समाप्त कर रहा हूँ। speech. You still have one member who can speak, so they can respond to what honourable minister is saying. So, माननीय honourable सभापति minister, जी, please don't give a माननीय chance. सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, खरीद में ट्रांसपेरेंसी आए, ई ट्रांजैक्शन बढ़े, किसान को वाजिब दाम मिले, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड बढ़े। इसके लिए 1000 मंडियों को इनाम मंडी के रूप में परिवर्तित किया और 1000 और अब कर देंगे, बजट में प्रावधान हो गया। इसी प्रकार से लगातार हमने कोशिश की है कि कृषक की आमदनी दोगुनी हो और किसानी का योगदान देश के जीडीपी में तीव्र गति से बढ़े। ये जो कृषि सुधार बिल हैं, ये बिल भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं आपके माध्यम से सारे सदन को भी और सारे किसान भाइयों को भी ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए समर्पित हैं और रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कृषि सुधार बिल जो लेकर आए हैं, वो किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं, किसान की आमदनी बढ़ाने वाले हैं और देश आगे बढ़े, गांव आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े और देश का इकबाल पूरी दुनिया में बुलंद हो। इस उद्देश्य माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तोमर जी। इसके बाद श्री अखिलेश प्रसाद जी। अखिलेश, प्लीज सर, प्लीज। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कृषि के मसले पर चर्चा की है। हालांकि उनके भाषण के जो आखिरी के 10 मिनट रहे वो कृषि कानूनों पर केंद्रित जरूर थे। उन्होंने कहा कि सरकार सुधार गुंजाइश पर सवाल पूछ रही है। विपक्ष बताए कि कानूनों में काला क्या है, क्योंकि अब तक किसान नेता ये नहीं बता पाए कि कानूनों में आखिर काला क्या है। पंजाब की सरकार का जिक्र किया कि पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर किसान पीछे हटता है तो उस पर 5 लाख का जुर्माना लगता है, जेल का प्रावधान है। हरियाणा की सरकार, जब हुड्डा की सरकार हरियाणा में थी उस समय का जिक्र भी किया, कहा तब भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू की गई थी प्रदेश में, हरियाणा में। और इस सरकार ने, यानी कि केंद्र की सरकार ने जो कृषि कानून लेकर आई है सरकार, उसमें किसान कभी भी इन कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट सकता है। किसान के पास ये ऑप्शन होगा। सीधा निशाना जो था वो विपक्ष पर था कृषि मंत्री का, और उन्होंने एक बात साफ की, कहा संशोधन का मतलब ये बिल्कुल न समझा जाए कि कानून में कोई भी कमी है। उन्होंने कहा किसान आंदोलन कर रहे हैं, इस वजह से सरकार इस पर चर्चा कर रही है। और विपक्ष ये बताए कि आखिर कानूनों में काला क्या है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर निशाना साधा, कहा कि सरकार ये चाहती है कि किसानों को एक मंडी मिले, और जो मंडी में टैक्स की बात थी उसको लेकर भी केंद्रीय कृषि मंत्री ने साफ किया, कहा कि एपीएमसी के बाहर सरकार टैक्स नहीं लगा रही है। क्यों? क्योंकि ये राज्य सरकार का मसला है, तो किसानों को राज्य सरकारों के खिलाफ इस पर प्रदर्शन करना चाहिए। इस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि ये सवाल राज्य सरकारों पर है, ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है कि एपीएमसी के बाहर टैक्स वसूलना या ना वसूलना, ये राज्य सरकारों के पास इसका हक है। और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मामले में सरकार की तरफ से जो कानून बनाए गए हैं, जो कानून बनाया गया है उसमें कहीं भी किसान की जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यह फसल का कॉन्ट्रैक्ट है। लोगों को जानबूझकर डराया गया, भ्रम में लाया गया कि लोगों की जमीन चली जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बार बार ये बातें दोहराई हैं और उन्होंने निशाना भी साधा विपक्ष पर इसको लेकर।
हालांकि एक और बात जो खास रही केंद्रीय कृषि मंत्री के इस भाषण के दौरान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सिर्फ एक राज्य के किसानों को जानबूझकर ज्यादा तरह से भरमाया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उपज की होगी और किसान के पास हर वक्त ये ऑप्शन होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट सकता है। लेकिन अगर व्यापारी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो फिर उससे उसका हर्जाना किसान को देना पड़ेगा। किसान अगर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है। इन केस जिस कॉन्ट्रैक्ट रेट पर ये तय हुआ है, उपज की कीमत तय हुई है, उससे ज्यादा अगर मार्केट वैल्यू उपज के समय होती है तो फिर किसान को उससे ज्यादा की राशि भी कॉन्ट्रैक्टर से मिलेगी। ये बात भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से कही गई। तो राज्यसभा में कृषि कानूनों पर चर्चा हुई और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों का भला चाहती है। सरकार किसानों को कृषि का दरअसल लाभ का कारोबार से बनाना चाहती है सरकार। और जिस तरह से कृषि कानूनों को काला बताया गया विपक्ष की तरफ से, उसको लेकर सवाल भी पूछे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि ये बताया जाए कि आखिर काला कानून इसमें कहाँ है, कानून में काला क्या है। और जब विपक्ष के कुछ लोगों ने, विपक्ष के कुछ सांसदों ने दरअसल ये कहा कि किसान अपनी खेती खून पसीने से करता है, तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि हमारे यहाँ खेती पानी से होती है। एक ही राज्य का मसला है, ये भी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से कहा गया कि एक राज्य के किसानों को सिर्फ गलतफहमी है। तो सीधा हमला बोला उन्होंने। और इसके अलावा पंजाब की सरकार की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून है उसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। कहा कि पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में किसानों को जेल की सजा का प्रावधान भी है। किसान अगर जेल नहीं जाता है तो 5 लाख का जुर्माना उस पर होगा, जबकि केंद्र के इस कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि गांव किसान का भला चाहते हैं हम, पंचायतों को सशक्त किया जा रहा है मनरेगा के माध्यम से। कोरोना काल में भी लगातार डीबीटी के जरिए समाज के आखिरी शख्स तक सरकारी मदद पहुंचाने की कोशिश की गई। तो राज्यसभा में कृषि कानूनों को लेकर एक तीखी बहस दिखी है और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कई पहलुओं को लेकर यहां पर जवाब दिया है। खास करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो सवाल उठाए गए थे उस पर तीखा हमला बोला। कहा कि देश में 20 से ज्यादा राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से ही इसके लिए कानून है। पंजाब का जिक्र किया उन्होंने और हरियाणा में जब हुड्डा सरकार थी उस वक्त का भी जिक्र उन्होंने किया। और इस पहलू को लेकर उन्होंने विपक्ष पर सवाल पूछे हैं, विपक्ष पर निशाना साधा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूछा कि आखिर इस कानून में काला क्या है, ये बताएं विपक्ष के लोग। और खास तौर से उन्होंने नाम लेकर कहा कि गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा जी, ये बताया जाए कि आखिर इन कानूनों में काला क्या है, क्योंकि लगातार सरकार चर्चा कर रही है, मैं भी चर्चा करने जाता हूं, लेकिन किसान नेता अब तक नहीं बता पाए कि कानूनों में काला क्या है। एक बात पर जोर दिया दरअसल कृषि मंत्री ने, कहा कि संशोधन की बात सरकार ने कही भले हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि किसान के लिए सरकार जो कानून लेकर आई है उसमें कोई कमी हो। संशोधन की गुंजाइश पर सरकार बात इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार किसान आंदोलन को खत्म करना चाहती है, किसानों की बात सुनना चाहती है। किसानों को उनकी लागत से 1.5 गुना एमएसपी दी जा रही है, ये जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ का कृषि से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी आत्मनिर्भर पैकेज के तहत दिया जा रहा है और ये हमने कोशिश की है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट जो है और ज़्यादा बढ़े। हमारा प्रयास ये है कि एक सकारात्मक बदलाव किसानों की ज़िंदगी में लेकर हम आए। क्या ये कभी सोचा गया था कि किसानों की सब्जी और फल को कभी रेल के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। रेल परिवहन के जरिए किसान अपनी फल और सब्जी को एक राज्य से दूसरे राज्य बेच सकेगा, ये कभी सोचा गया था। वो भी एक मोबाइल कोल्ड स्टोरेज में, यानी कि चलते फिरते कोल्ड स्टोरेज के जरिए किसान इस तरह से सुविधा पा रहा है और इसके जरिए किसानों को उनकी लागत का उचित मूल्य भी मिल पा रहा है। ये भी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से कहा गया। उन्होंने एक बात को और दोहराया और कहा कि मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूं कि सरकार इस पर बात जरूर कर रही है, सरकार कृषि कानूनों को लेकर संशोधन पर बात जरूर करती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इन कानूनों में कहीं से भी कमी है। नरेंद्र सिंह तोमर ने ये भी विपक्ष से कहा कि अगर विपक्ष को इसमें कुछ काला लगता है, कानूनों में कुछ काला लग रहा है, तो विपक्ष ये बताए
कि कानूनों में आखिर काला क्या है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया और कहा कि लगातार सरकार किसानों से चर्चा कर रही है, लेकिन अब तक किसान नेता ये बता नहीं पाए कि इन कृषि कानूनों में आखिर काला क्या है। और इसके साथ साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एक खास राज्य के लोग गलत फहमी का शिकार हैं। हालांकि जैसे ही उन्होंने ये बात कही, तुरंत विपक्ष के लोगों ने इस पर हंगामा कर दिया। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर पंजाब और हरियाणा की कॉन्ट्रैक्ट कानूनों का जिक्र किया और जैसे ही उन्होंने हरियाणा की हुड्डा सरकार का नाम लिया, दीपेंद्र हुड्डा सदन में मौजूद थे, दीपेंद्र हुड्डा ने इस पर हंगामा जरूर किया। 40 मिनट से ज्यादा का ये भाषण केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का था। इसमें आखिर के 10 मिनट और इन 10 मिनट में कृषि कानूनों पर चर्चा हुई है। सरकार अपना पक्ष एक बार फिर से मजबूती से रख रही है। सरकार का पक्ष यही है, इसका लबुलुआब इसी तरह से समझा जाए कि सरकार गुंजाइश पर विचार जरूर कर रही है, संशोधनों पर विचार जरूर कर रही है, लेकिन सरकार का जो तर्क है, सरकार का जो पक्ष है कि कानून सही है, कानूनों में कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि एक खास राज्य के किसानों को गलतफहमी का शिकार बनाया गया कि उनकी जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत हत्या ली जाएगी, हड़प ली जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे बताने दीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जहां पर जमीन से जुड़ा ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये पूरी तरह से उपज पर निर्भर करेगा। उन्होंने ये इस पहलू का जिक्र करते हुए पंजाब का उदाहरण भी दिया कि पंजाब का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐसा है जिसके जरिए अगर किसान पीछे हटता कॉन्ट्रैक्ट से तो फिर उसे जेल की सजा होती है या फिर 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान भी वहां के कानून में किया गया है। और इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय कृषि कानूनों के फायदे भी बताए। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी कि दूसरे कानून का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र के इस कानून के जरिए किसान जब भी चाहे कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट सकता है। अगर उसको ये लगता है कि उसकी लागत का उसे पूरा मूल्य नहीं मिलता है तो किसान पीछे हट सकता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए उसके पास ऑप्शन उपलब्ध होगा। लेकिन अगर व्यापारी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो फिर उसे हर्जाना देना होगा, एक राशि देनी होगी, ये भी उन्होंने कहा है। इसके अलावा ये कहा गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो लगातार भ्रम फैलाया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों की जमीन चली जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जमीन पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, केंद्रीय कानूनों में इस पर कोई जिक्र नहीं है, उपज का कॉन्ट्रैक्ट होगा। और विपक्ष के सांसदों की तरफ से जब इस मुद्दे पर यह कहा गया कि किसान अपनी खेती को खून पसीने से सींचता है, तो उस पर नरेंद्र सिंह तोमर ने पलटवार किया और कहा कि हमारे यहां खेती पानी से होती है, ये पूरी दुनिया जानती है। एक ही राज्य में सिर्फ मसला है, ये भी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से कहा गया है। कहा कि सिर्फ एक राज्य के लोगों को गलतफहमी का शिकार बना दिया गया, भ्रम पैदा करके इस तरह की स्थिति बनाई गई। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर राज्यसभा में थे और राज्यसभा में उन्होंने विपक्ष पर यह निशाना साधा है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र के एक्ट में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले कानून में जहां पर जमीन से जुड़ा यह कॉन्ट्रैक्ट हो। पंजाब का उदाहरण दिया, कहा पंजाब के एक्ट में 5 लाख का जुर्माना लगता है, जुर्माने का प्रावधान है, दरअसल जेल का प्रावधान है, किसान को जेल की सजा होती है अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटता है। तो सरकार अपने फैसले पर अडिग दिख रही है। अब तक का लबुलुआब यही समझा जाए। कृषि मंत्री ने जो सबसे बड़ी बात कही इस भाषण में, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार बात जरूर कर रही है, संशोधन की बात जरूर कही गई, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कानून में कहीं भी कोई कमी है। जो लोग इस कानून को काला कानून बताते हैं वो बताएं कि कानून में आखिर काला क्या है। उन्होंने किसानों को ये भरोसा दिया देश की संसद से कि किसानों के लिए सरकार खड़ी है, किसानों के हित के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और विपक्ष पर निशाना भी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साधा है। उसमें आपने पहले लिखा है आत्मनिर्भर भारत, दूसरा उसने डबल इनकम का किया है। कैसे करेंगे? सीड टू मार्केट, मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर सिस्टम एंड ग्रोथ।
इतनी लाइन पे मैं बोलूंगा। इसमें हिडन एजेंडा है, यही बात है जो किसान को समझ आ गई। ये ऐसे कानून जो WTO के प्रेशर पे आ रहे हैं इस देश में भी, ये पहले कानून USA यूरोपियन कंट्री में भी आ चुके हैं। और इस पे जो कारण है इसका, 1 से 5 एकड़ तक 80% है इंडिया का फार्मर, अगर उसको 7 एकड़ तक ले जाओ 90% हो जाएगा। आप कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बदल दिया और आपने ट्रेड एक्ट बदल दिया, मंडियों के साथ ओपन मार्केट दे दी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे दी। क्या जब कंपनी आएगी उसके साथ 2 एकड़ 3 एकड़ वाला किसान मुकाबला कर लेगा? तब वो बड़े यूनिट होएंगे। बड़े यूनिट जब बनेंगे, जैसे USA में या यूरोपियन कंट्रीज में हुआ है, एक वहाँ संस्था है, वहाँ एक जो 4-5 कंपनी है जो ये सारे इस बिजनेस में है, ग्लोबल मार्केट में शेयर उनका 59% है। और जो उन कंपनी का है एग्रीमेंट होता है उसको ट्रिप एग्रीमेंट बोलते हैं। उस पे USA में फूड सिस्टम कंसंट्रेशन एंड इट्स इम्पैक्ट इस पर एक स्टडी कराई गई। उस स्टडी में साबित हुआ कि ये 15% जो कंपनी थी 2000 एकड़ पे पहले काम करती थी किसानों से जमीन लेके, फिर आस्ता आस्ता किसान आउट होता गया, अब वो 40% होगी। यही बात हिंदुस्तान में होगी कि 1-2 साल बाद ओपन मार्केट में मुकाबला नहीं होएगा, गवर्नमेंट चली जाएगी वापस, क्योंकि जब मार्केट में कोई आएगा ही नहीं, 20-30 ज्यादा दे देगा, मार्केट फेल हो जाएगी, वो मोनोपोली हो जाएगी। जब उसकी मोनोपोली हो जाएगी 2 साल बाद, सीड से मार्केट, सीड भी उसका, पेस्टिसाइड भी उसकी, फर्टिलाइजर भी उसकी और प्रोसेसिंग भी उसकी, फिर जो चाहेगा वो देगा, जो रेट चाहेगा वो रेट देगा, क्योंकि ना तो उसका होल्डिंग पे कंट्रोल, ना और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट फार्म में आस्ता आस्ता फार्म निकल जाएगा। आप कहते हैं जमीन कैसे जाएगी? जमीन ऐसे जाएगी, जो बड़ी कंपनी आ जाएगी, वो बड़ी कंपनी का 2-3 साल बाद जब उसके पास मोनोपोली चली जाएगी, वो मर्जी के रेट देगा। आपने कहाँ लिखा है कि हम गारंटी देते हैं, लीगल गारंटी देते हैं कि उस मार्केट जो प्राइस MSP होगी उसके नीचे नहीं जाएगी प्राइस, कोई प्राइवेट नहीं खरीदेगा। ये क्यों नहीं करते? ये किसान मांगता है, कर दो, फिर हम किसान चुप कर जाएगा। सेकंड क्या है, आप गारंटी प्लीज। मैं तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। सॉरी सर, मैं तो बहुत मीठा बोल रहा हूं। स्पीकिंग वेरी रेलेवेंट, अनफॉर्चुनेटली टाइम जो है, प्लीज मैं आउट ऑफ की सब्जेक्ट नहीं जा रहा, मैं बात कर रहा हूं। मैं तो कभी लेकिन जो कहना चाहता था वो तो मैं कह ही नहीं सकता, पालना पड़ेगा, इसलिए मैं पॉइंट थी, मुझे प्लीज मैं आप ही कम बोल रहा हूँ। So what can I do? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उसको जमीन ऐसे जाएगी जब उसको प्राइस पे कंट्रोल नहीं रह जाएगा। कहीं हमने तो कंट्रोल की गारंटी दी नहीं लीगल, तो आस्ता आस्ता किसान कर्जाई हो जाएगा, वो कंपनी जमीन ले लेगी और सब कंपनी का कंट्रोल हो जाएगा। फिर एसेंशियल जो एक्ट है उसके तहत होर्डिंग है, रेट कंज्यूमर भी मर जाएगा और प्रोड्यूसर भी मर जाएगा। दुनिया में कहीं भी प्रोड्यूसर बहुत कामयाब है जिसकी मोनोपोली है, किसी चीज का भी प्रोड्यूसर है। ये फार्मूला है कि दुनिया में प्रोड्यूसर फेल होता है जिसकी मोनोपोली नहीं, वो कंपटीशन में कामयाब नहीं होता। और उसका असर किस पे होता है? कंज्यूमर पे। फायदा कौन बचाता है? जिसको आप बिचौलिया ट्रेडर कहते हैं। पहले तो ट्रेडर था थोड़ा 17 लाख, उससे किसान टकरा जाता था, अब तो 5-4 आ जाएंगे। 5-4 कंपनी रहेगी वर्ल्ड में जिसका ये सारी वर्ल्ड पे 59% शेयर है ग्लोबल मार्केट में, तो उसका कैसे किसान मुकाबला करेगा? वो तो वकील को 5 लाख दे देगा, किसान कहाँ लाएगा पैसे? इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कानून को वापस लीजिए, किसान के साथ द्वारा चर्चा कीजिए। अगर हमारी बात पहले मान लेते तो ना हम तो अलग होते, आपका प्यार रहता, तो ना हमें इस्तीफा देना पड़ता और ये किसान को बहाना रुलना पड़ता और देश सारा डिस्टर्ब ना होता। आपको दिल्ली में जर्मन बालना निकालनी पड़ती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी मैं अपील करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, ये डेमोक्रेसी है, लोग सरकार बनाते हैं, लोगों के लिए बनती है, लोगों के लिए काम करती है। इसलिए कोई बात नहीं, हम हाथ बन के कहते हैं, किसानों की तरफ से कहते हैं जाए उनमें,
देखे किसान कैसे स्वागत करेंगे। सभी पार्टी का एक साथ नाल ले जाए लीडर जाए, उनको उनके जाने से किसान खुश हो जाएगा और उसके चर्चा के बाद ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। और मैं कहना चाहता हूँ किसान को दुश्मन ना समझिए, किसान मित्र है। अगर जय जवान है, जय किसान है, ता ही जय हिंदुस्तान है। इसलिए हम हिंसा के खिलाफ हैं। हम तो वो लोग हैं जिसपे गोलियां चली हैं, हम लोगों ने मुकाबला किया। इसलिए हम देश के ये देश हमारा है। पाकिस्तान से 10 लाख लोग हमारे मारे गए और देश आजादी का जश्न मना रहा था। हम उधर के आ रहे थे। हमारे माता पिता जो बुजुर्ग थे, उन्होंने आजादी के लिए जलियांवाला बाग, सरदार भगत सिंह साधु सरदार करताब सिंह सराभा, ये शीशगंज देखिए कि मुगलों के साथ हमारे गुरु कैसे उन्होंने शीश कटाया इस देश की इज्जत के लिए, जुल्म को मिटाने के। Bundar ji, you are a very senior member. Please, please. Yes, Mr. Alphonse. Please start. Madam, I rise to speak to support and thank the President for his address.